स्वागत है आप सभी भाई बहनों का आपके अपने परिवार डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हाइलाइट्स हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एस आयोग जो है आपका जो 2023 से लेकर 2025 तक की हाइलाइट्स हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय इतिहास से जो प्रश्न बने हैं 23 से लेकर 25 तक उन सभी प्रश्नों को देखेंगे और ये अंतिम प्रहार होगा ये वीडियो, जहां से आपको यूपी ट्रिपल एस आयोग के पैटर्न की जो किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछता है यूपी ट्रिपल एस आयोग, वो नेचर आपको पता लगेगी और कहां से किन टॉपिकों को आपको पढ़ना है ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि जो हाल ही में प्रश्न बन रहे हैं उसी के आधार पे हमको तैयारी करनी चाहिए कहीं ना कहीं, तो ये चीजें आपके सामने क्लियर होंगी और ये अंतिम प्रहार होने वाला है भारतीय इतिहास का। और इसी तरीके से हम 10-12 वीडियो आपके लिए लाएंगे प्रत्येक सिलेबस की, जैसे कि भारतीय इतिहास हुआ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, हिंदी हुआ और आपका संविधान हुआ। एक एक वीडियो सभी के लिए हम लाएंगे जिसमें हम 23 से लेकर 25 तक की हाइलाइट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहली वीडियो है दोस्तों, चैनल पर जो भी भाई बहन नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो पैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट से एग्जाम की तैयारी कराई जाती है और फिलहाल पैट की तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, और वीडियो को ध्यान से देखना है, अच्छे से एक एक चीज को आपको समझते हुए चलना है। चलिए, यहाँ पे मैं विस्तृत व्याख्या यहाँ पे प्रश्नों की कराऊंगा ताकि कोई भी चीज आपसे ना छूटे और आप सही तरीके से चीजों को समझ पाए। चलिए यहाँ पे देखते हैं, पहला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता से कि स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, देसलपुर या रोपड़? बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। तो वो होगा रोपड़, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। व्याख्या को देखेंगे कि पंजाब प्रांत में क्या, कि पंजाब प्रांत में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित रोपड़ स्थल भारत का ऐसा सैन्य स्थल है जहां स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। ध्यान रखेंगे, रोपड़। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। क्या है आधुनिक नाम रोपड़ का? रोपड़ का आधुनिक यदि नाम पूछ ले आपसे तो क्या है? रूपनगर है, आप बता देंगे। 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने की थी तथा 1953 और 55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई थी दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा, पैट 2023 का पूछा गया प्रश्न है ये। तो उत्खनन से प्रश्न बन रहे हैं तो चीजों को समझते हुए चलना है। तो जो आपके उत्खनन से संबंधित प्रश्न है, जैसे कि आपकी हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, कब की, ठीक है, इसी सिंधु सभ्यता की खोज कब की, और धौलावीरा, राखीगढ़ी, ये इसकी खोज कब की गई, तो ये चीजें आपको तैयार करनी है। इन चीजों से ये समझ में पता चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हांकरा मृदभांड के भंडार शामिल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है। ऑप्शन है राखीगढ़ी, रोपड़, कालीबंगन या धौलावीरा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरा, राखीगढ़ी होगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए समझने वाली बात है कि देखिए ये प्रश्न जो बना है, पहले तो प्रश्न बन गया आपका उत्खनन से, दूसरा प्रश्न बन गया मृदभांड चीजों को लेकर, जो चीजें हैं भंडार शामिल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों में पहली सजावट क्या थी, बनावट क्या थी, राखीगढ़ी। ठीक है, तो ये स्थल से संबंधित प्रश्न यहाँ पे बन रहे हैं। तो चीजों को यहाँ पे इस तरीके से हमको देखते हुए चलना है और एक एक प्रश्न की मैं अच्छे से व्याख्या करूंगा। देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से दो प्रश्न बने हैं 23 से 25 के बीच में, जो हमने डिस्कस कर लिए। भारत में स्थित राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल में हांकरा मृदभांड के भंडार शामिल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है। हरियाणा स्थित राखीगढ़ी भारतीय उपमहाद्वीपीय का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है जो प्रोफेसर शिंदे ने राखीगढ़ी से जुड़े शोध में अहम भूमिका निभाई थी। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे वैदिक संस्कृति से जो प्रश्न पूछे गए हैं, और यहाँ पे देखिए मैं भारतीय इतिहास के जो टॉपिक है जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता हुआ, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जो मतलब पेड सिलेबस के अनुसार जितने भी टॉपिक हैं, जैसे जैन धर्म, महावीर हुआ, मौर्य वंश सम्राट अशोक हुआ, हर्षवर्धन हुआ, इन सभी के बारे में मैं आपको जो भी प्रश्न अब तक बने हैं उन सभी को मैं इसमें लेके आया हूं वीडियो में, ताकि आपसे कोई भी प्रश्न ना छूटे और आप एक बेहतर वे में तैयारी कर पाएं और आयोग की प्रकृति को आप समझ पाएं कि कहां से प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, हाल ही के वर्षों में प्रश्न कहां से बन रहे हैं, इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए वैदिक संस्कृति से प्रश्न पूछा है, कहां से पूछा है इसको देखेंगे कि ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृश्यवती के बीच का भूभाग के नाम से जाना जाता है। तो देखिए बताइए, ब्रह्मव्रत, वर्णावत, इंद्रप्रस्थ या तक्षशिला किसके नाम से जाना जाता है ऋषि मनु के अनुसार? जो पवित्र नदियां हैं सरस्वती और दृश्यवती के बीच का भूभाग
किसके नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए। तो यहाँ देखिए वैदिक संस्कृति से जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है नदियों से संबंधित चीज, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। क्या है इसकी व्याख्या कि ऋषि मनु के अनुसार ब्रह्मवत्र सरस्वती एवं दृष्टवती नदियों के संगम पर स्थित था। ब्रह्मवर्त प्रदेश में ऋषियों ने वेदों एवं अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना की थी। तो नदियों से संबंधित प्रश्न बने हैं और ये प्रश्न एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कि किस नदी की जो है ऋग्वेद में सबसे ज्यादा पवित्र नदी बताया गया है, किसका उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ये प्रश्न भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप आंसर कमेंट करके हमको बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि किस पुराण में महर्षि वेदव्यास ने गढ़वाल के 4 धामों का सविस्तार वर्णन किया है? किस पुराण में किया है महर्षि वेदव्यास ने गढ़वाल के 4 धामों का सविस्तार वर्णन? पद्म पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण या वामन पुराण? बताइए किसमें क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए कमेंट करके जल्दी से। तो स्कंद पुराण में किया गया है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी। देखिए यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट परीक्षा 2025 में पूछा गया प्रश्न है। इसकी व्याख्या अच्छे से देखिएगा। क्या है व्याख्या कि स्कंद पुराण में महर्षि वेदव्यास ने गढ़वाल के 4 धामों का सविस्तार वर्णन किया है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित 4 धाम निम्नलिखित हैं, कौन कौन से? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। याद रखना इन 4 धामों को कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। स्कंद पुराण यह सबसे बड़ा पुराण है, इसमें 81,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 81,000। और सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसे 7 खंडों माहेश्वर खंड, वैष्णव खंड, ब्रह्म खंड, काशी खंड, अवंती खंड, नागर खंड और प्रभास खंड में विभाजित किया गया है। कितने? 7 खंडों में विभाजित किया गया है स्कंद पुराण को। और सबसे बड़ा पुराण ये है, इसमें 81,000 श्लोक हैं दोस्तों। तो चीजें आपके लिए समझ में आ रही होंगी, पूरे विस्तार से मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ एक एक प्रश्न की। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लग रही है क्लास और कैसे प्रश्न हैं, क्या ये प्रश्न अच्छे हैं बुरे हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिए फिर से वही नदियों से संबंधित प्रश्न बना है कि ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? देखिए तो आप जाहिर सी बात है आप समझ रहे होंगे, जो वैदिक संस्कृति से जो पैट में प्रश्न बन रहे हैं वो नदियों से पूछे गए प्रश्न है। जो 2023 में प्रश्न पूछे गए हैं वो नदियों से संबंधित प्रश्न पूछा है। देखिए दूसरा प्रश्न कि ऋग्वेद में जो विश्वामित्र नामक एक ऋषि हैं और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? सतलुज और चिनाब, व्यास और सतलुज, चिनाब और रावी या व्यास और झेलम? बताइए किसके बीच संवाद है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो व्यास और सतलुज के बीच संवाद है, ऑप्शन बी। जो ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि हैं वो व्यास और सतलुज नदियों के बीच संवाद है, ठीक है। एक ऋषि हैं और ये 2 नदियां हैं, इनके बीच एक संवाद है। ऋग्वेद के 3 मंडल में विश्वामित्र नदी कथा नामक कथोपकथन में ऋषि विश्वामित्र एवं सतुद्री और विपाशा नामक नदियों के मध्य संवाद का वर्णन है। इन दोनों नदियों का वर्तमान में नाम सतुद्री का जो है विपाशा का व्यास, सतुद्री का क्या है? सतुद्री का सतलज है, ठीक है। ये नाम भी पूछ लिए जाते हैं, इनको भी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो देखिए पैट में ये काफी टफ प्रश्न माने जाते हैं और दोनों ही प्रश्न नदियों से संबंधित पूछे गए थे। तो कहीं ना कहीं जो नदियों से संबंधित टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ना है आपको। ये चीजें होती है, स्ट्रेटजी होती है एक अच्छे तरीके से पढ़ने की, तो ये आप ध्यान रखेंगे। मैं साथ के साथ बता के चल रहा हूँ कौन सा टॉपिक पे आपको ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? वेद का जो अंतिम भाग होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? वेदांग, आरण्यक, उपनिषद या ब्राह्मण? बताइए जो अंतिम भाग को किस नाम से जाना जाता है, बताइए जल्दी से। तो वेद के अंतिम भाग को उपनिषद के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उपनिषद वैदिक ग्रंथ है। वेद 4 हैं, कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और सबसे लास्ट का वेद अब का वर्तमान का वो अथर्ववेद है, ठीक है। सामवेद संगीत से संबंधित है, यजुर्वेद में यज्ञ वगैरह को प्रधानता है। संहिता हुआ, ब्राह्मण हुआ, आरण्यक हुआ एवं उपनिषद वेदों के 4 घटक हैं, कौन कौन से? संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। इनमें से उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं, ठीक है। कौन है? उपनिषद है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इस कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उस उपनिषदों की संख्या 108 है और इनमें से 13 प्रसिद्ध हैं। कितनी है? 108 है और 13 प्रसिद्ध हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पे बात करेंगे हम बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं 23 से 25 के बीच यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा, उन सभी हाइलाइट्स को हम देखेंगे। बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध, ठीक है। तो बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जीवनी एवं शिक्षाएं। शुरू करते हैं कि सारनाथ में धमेक स्तूप के बारे में निम्नलिखित में से किसे कौन सा गलत है? सारनाथ में धमेक स्तूप के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है, यह आपसे पूछा है। चलिए इसका राइट आंसर दे दीजिए।
कि पहला है कि स्तूप का आधार व्यास 28 मीटर और ऊंचाई 43.6 मीटर है। ऑप्शन बी है निचले हिस्से के सामने वाले पत्थर पर मौर्य मूल की फूलों की नक्काशी। ऑप्शन सी इसे 249 ईसा पूर्व में मौर्य राजा अशोक द्वारा बनाई गई पुरानी संरचना को प्रभावित करने के लिए 500 ईस्वी में बनाया गया। या ऑप्शन 4 आपके सामने है कि स्तूप हिरण ऋषि तपन में स्थित है जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना पहला उपदेश दिया था। उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर कि निचले हिस्से के सामने वाले पत्थर पर मौर्य मूल की फूलों की नक्काशी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याख्या देखेंगे कि सारनाथ में धम्मिक स्तूप के आधार का व्यास 28 मीटर और ऊंचाई 43.6 मीटर है। इसे 249 ईसा पूर्व में मौर्य राजा अशोक द्वारा बनाई गई पुरानी संरचना को प्रतिस्थापित करने के लिए 500 ईस्वी में बनवाया गया था। स्तूप हिरण पार्क ऋषिपत्तनम में स्थित था जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। काफी मॉडरेट हाई लेवल के एडवांस लेवल के सवाल हैं कि प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी बौद्धों के लिए पवित्र है क्योंकि यहीं पर बुद्ध ने अपने सबसे महान चमत्कार किए थे जिसमें उनकी कई छवियों का निर्माण भी शामिल है। श्रावस्ती, सकीशा, कुशीनगर या सारनाथ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 8 का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा 8 का। तो ऑप्शन ए श्रावस्ती हो जाएगा। ऑप्शन ए। प्राचीन भारत का शहर जो है श्रावस्ती कौशल प्रदेश की राजधानी थी जो कि आपकी राप्ती नदी के पास स्थित है। यह एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र और अपने धार्मिक संघों के लिए महत्वपूर्ण थी। श्रावस्ती वह स्थान है जहां बुद्ध ने वो चमत्कार किए थे जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है। बुद्ध ने अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा चमत्कार नहीं किए थे। बौद्ध धर्म मानने वालों का विश्वास है कि बुद्ध ने चमत्कार ज्ञान प्राप्त होने के 7 साल बाद प्राचीन भारतीय शब्द श्रावस्ती में क्या था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या है प्रश्न, इसको देखेंगे पहले। कि माना जाता है कि गौतम बुद्ध, जिसको सिद्धार्थ बोलते हैं, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछा जाता है, ने अंतिम अनुभूति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया। लुम्बिनी, डोंगेश्वरी गुफा, सारनाथ या कुशीनगर। बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। 9 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। सारनाथ। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। सारनाथ में आश्रय लिया इन्होंने। बौद्ध धर्म में ऐसा माना जाता है कि बोधगया जाने से पहले गौतम बुद्ध ने डोंगेश्वरी गुफा में कई साल 6 वर्ष तपस्या की थी। यहीं पर सुजाता नामक महिला ने उन्हें जलपान कराया और यहाँ मन माना जाता है कि बुद्ध को यहीं से मध्य मार्ग का ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था। सारनाथ, श्रावस्ती, वैशाली या राजगीर। बताइए किस लिए नियुक्त किया गया था पहली बार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वैशाली को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा कि बौद्ध धर्म में महिलाओं को पहली बार प्रवेश आनंद के आग्रह पर वैशाली में दिया गया। बौद्ध धर्म में महिलाओं को पहली बार जो प्रवेश है वो आनंद के कहने पर आग्रह में प्रवेश वैशाली में दिया गया। प्रजापति गौतमी सर्वप्रथम संघ में शामिल हुई थी और वैशाली के लक्ष्मियों ने यहाँ पर कोटाग्रामशाला नामक विहार बुद्ध को दान में दिया। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे जैन धर्म से जो प्रश्न बने हैं एग्जाम में। चलिए ये प्रश्न है कि महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध है। ऑप्शन है आपके सामने पटना बिहार, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, वल्लभी गुजरात या श्रवणबेलगोला कर्नाटक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पैट 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है वल्लभी गुजरात में ये उपलब्ध है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखेंगे कि महावीर स्वामी, प्रश्न क्या है कि महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं का संकलन द्वितीय जैन संगति 512 के समय, ठीक है, द्वितीय जैन संगति कब हुई 512 ईस्वी के समय वल्लभी गुजरात में किया गया। यहाँ कुल 12 अंगों एवं 12 उपांगों को लिपिबद्ध किया गया।
संगति की अध्यक्षता देवर्धरी क्षमा श्रमण ने की थी। किसने? देवर्धरी क्षमा श्रमण ने की थी। प्रथम जैन संगति की बात करें तो इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने पाटलिपुत्र 322 बीसी में की थी, याद रखेंगे। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने और द्वितीय की देवर्धरी क्षमा श्रमण ने की। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न ये पूछा गया था, इससे क्या पूछा था कि महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाने जाने लगा, जिन का क्या अर्थ है? महावीर स्वामी जो थे उनको जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिनका क्या अर्थ है? विजेता, भगवान, महान आत्मा या अहिंसक? तो जिनका अर्थ क्या है बताइए आप? तो जिनका अर्थ है विजेता, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी को केवल्य की प्राप्ति के बाद जिनकी उपाधि से विभूषित किया गया। यहाँ जिनका अर्थ विजेता है, जिनके अतिरिक्त उन्हें आहार मतलब योग्य, निर्गंध, बंधन रहित, केवलीन आदि उपाधियां प्राप्त थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ या ऋषभदेव थे। इनको आप ध्यान रखेंगे। अंतिम में कौन थे? महावीर स्वामी 24 में केवल्य की इनकी उपाधि प्राप्त की थी, उपाधियां प्राप्त की थी। अब यहाँ पे देखिए, ये तो हो गए दो प्रश्न जो पूछे गए थे आपके जैन धर्म से, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप ध्यान रखेंगे और चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे मौर्य वंश से जो बने हैं प्रश्न, जो सम्राट अशोक से प्रश्न पूछे गए हैं, तो लगभग 3 प्रश्न पूछे गए हैं सम्राट अशोक से। क्या प्रश्न है देखेंगे उनको, कि सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम के पास ये स्थित है? बेतवा और चंबल, गंगा और सोन, गंगा और वरुणा या यमुना और काली? देखिए इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, तो बताइए किन दो नदियों के संगम के पास ये स्थित है अशोक स्तंभ? ठीक है, ये सटीक यहाँ के बता भी दिया है आपको कि वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में ये स्थित है। बताइए नदियों का नाम आपसे पूछा है, नदियों का संगम कौन सा है? तो गंगा और वरुणा, आप याद रखेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। गंगा और वरुणा के संगम पर अशोक स्तंभ जो है वो स्थित है। ठीक है, वाराणसी में ही नगर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सारनाथ गंगा और इसकी सहायक नदी वरुणा नदियों के संगम पर स्थित है। सारनाथ अशोक स्तंभ, धामेक स्तूप, मृगदाव तथा बौद्ध संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश 5 अनुयायियों को सारनाथ में ही दिया था। ठीक है, जिसे कि धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। तो याद रखेंगे धर्म चक्र परिवर्तन किसको कहा गया था? जो सबसे पहले जो गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। ठीक है, और कहाँ दिया था? सबसे पहले सारनाथ में दिया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए इससे अगला प्रश्न क्या बना है इसको भी देख लेते हैं। एक भी प्रश्न यहाँ कहीं नहीं जाएगा, बस आप अच्छे से आपको देखना है और समझना है कि प्रश्न पूछे कैसे जा रहे हैं, क्या प्रवृत्ति है। ठीक है, किस मौर्यकालीन शासक ने सबसे पहले धम्म महामात्र के पद को स्थापित किया? किस मौर्यकालीन शासक ने? चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ, बिंदुसार या अशोक? बताइए किस मौर्यकाल शासक ने सबसे पहले धम्म महामात्र पद को स्थापित किया? बताइए, आपसे पूछा है तो ये अशोक ने किया था, याद रखेंगे ऑप्शन डी। ठीक है, मौर्य सम्राट जो थे अशोक ने अपने शासन काल में धम्म के प्रचार और प्रशासन के लिए धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। उन्होंने इन अधिकारियों को धम्म के सिद्धांत का पालन करने और जनता के बीच इसका प्रचार करने का कार्य सौंपा था। अशोक के कलिंग युद्ध के बाद जो है आपका कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया अशोक ने। ठीक है, और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इन अधिकारियों ने केवल धर्म का प्रचार किया बल्कि जनता के कल्याण के लिए भी कार्य किए। तो आपको कमेंट करके बताना है जो कलिंग का युद्ध का वर्णन है वो कौन से शिलालेख में है, ये आपको बताना है। देखिए एक प्रश्न ये बना है, पैट 2023 में प्रश्न बना है, ये क्या है कि जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? देखिए कितनी गहराई से प्रश्न बना है। यदि आप देख रहे हो, देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये चीजें ये समझ के चलिएगा कि यदि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप आंसर नहीं दे पाओगे, आप कर ही नहीं पाओगे चीजों को, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट बेस अब कम क्वेश्चन है, कह सकते हो फैक्ट है लेकिन फैक्ट बेस कम है। आप गहराई से जब पढ़ोगे जब भी आप कर पाओगे इन प्रश्नों को। इस तरीके के प्रश्न
बनने हैं एग्जाम में। ये नहीं कि आपसे कि कौन सा कलिंग का युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में है, इस तरीके के प्रश्न कहाँ है, कहाँ देखने को मिल रहे हैं आपको, कहीं नहीं है। चीजें बहुत गहराई से आपको पढ़नी पड़ेंगी। अशोक को पढ़िएगा, जब उसमें दे रखा कि सम्राट अशोक से प्रश्न बनेगा एक, तो अच्छे से पढ़िएगा। तो यहाँ पे देखिए राजधानी वगैरह से प्रश्न पूछे गए हैं, राजनीतिक गतिविधियों से प्रश्न बने हैं, तो उसको पढ़िएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तक्षशिला, सुवर्णगिरी, उज्जैनी या इंद्रप्रस्थ। कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो आप कहेंगे इंद्रप्रस्थ नहीं था। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब यहाँ की व्याख्या को देख ले कि मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था। कौन कौन से? उत्तरापथ, तक्षशिला इसकी राजधानी थी, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, अवंती उज्जैनी इसकी राजधानी थी, प्रासी पूर्वी पाटलिपुत्र और कलिंग की तोसली। तो यहाँ पे देखिए इंद्रप्रस्थ मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था मौर्यों का। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे इन चीजों को आप तैयार कर लीजिए। देखिए कि उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी थी, अवंती की उज्जैनी थी, और प्रासी या पूर्वी प्रदेश की पाटलिपुत्र थी, और कलिंग की तोसली थी। इनकी राजधानी आप तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है अगली बार यहाँ से प्रश्न बन जाए एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे गुप्त वंश, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय से जो प्रश्न बने हैं। तो 2 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं, उनको देख लेते हैं। 23 से 25 तक 2 प्रश्न पूछे गए हैं। क्या है वो प्रश्न? आपके सामने है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? भारवी, हरिशेन, भाष्य या बाणभट्ट। तो बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा? जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? तो ये हरिश्चंद्र द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे हरिश्चंद्र द्वारा ये रचित थी। कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत के एक कविता के रूप में कवि हरिश्चंद्र द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था। समुद्रगुप्त के विजयों का प्रमुख स्रोत प्रयाग स्तंभ लेख है, जो चंपू शैली में जो है लिखा गया है। इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है, चंपू शैली को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक प्रश्न ये था कि देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात डॉट डॉट है क्या? पातालपुरी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, विशालाक्षी मंदिर या पंचायतन मंदिर। बताइए किसके लिए जो है यहाँ पे ये है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो ये है कि देवगढ़ में जो स्थित गुप्तकालीन दशावतार मंदिर है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात पंचायतन पंचायतन मंदिर है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिएगा एक बार। क्या है व्याख्या? कि अच्छे से व्याख्या को देखेंगे यहाँ पे कि उत्तर भारत में क्या है, उत्तर भारत नहीं सॉरी उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित दशावतार मंदिर उत्तर भारत में स्थित सबसे प्राचीन पंचायतन मंदिर निर्माण शैली में निर्मित है। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर गुप्त काल में निर्मित है। पंचायतन शैली के मंदिरों में मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिर से घिरा होता है, और पंचायतन शैली में निर्मित अन्य मंदिर कौन कौन से? उदयपुर का जगदीश मंदिर, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, और कंदरिया महादेव मंदिर तथा भुवनेश्वर का ब्रह्मदेव मंदिर। ये सब पंचायतन शैली में निर्मित है, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए कितनी गहराई से प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न नहीं बनने अब एग्जाम में कि जो दशावतार मंदिर है वो कहाँ स्थित है, ऐसे नहीं पूछ रहा। बताइए वास्तुकला से कौन सी शैली है, वो चीज पूछ रहा है आपसे, कौन सी शैली में वो निर्मित है। ठीक है, तो बहुत ही गहराई से चीजों को पढ़िएगा। हर्षवर्धन से प्रश्न पूछे गए हैं, 3 प्रश्न लगभग हर्षवर्धन से है। क्या है कि चीनी यात्री हेनसांग द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा का ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता? चीनी यात्री हेनसांग द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा का ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता? मकरपुर, मायापुर, मदावर या ब्रह्मपुर। बताइए। तो मकरपुर का नहीं मिलता, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा कि हेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग आया, चीनी प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु। वह भारत में 16 वर्षों तक रहा
ये बात ध्यान रखेंगे। कितने वर्षों तक? 16 वर्षों तक रहा। उसने अपनी पुस्तक सीयूकी में अपनी यात्रा और तत्कालीन भारत का विवरण दिया है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे कि भारत में तो वो 16 वर्ष तक रहा, और अपनी पुस्तक सीयूकी, और इसने एक पुस्तक लिखी थी सीयूकी, इसमें अपनी यात्रा और तत्कालीन भारत का विवरण दिया। हेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में उत्तराखंड को क्या कहा? ब्रह्मपुर तथा हरिद्वार को, ये चीजें याद रखेंगे इतनी गहराई से कि उत्तराखंड को तो कहा ब्रह्मपुर, तथा हरिद्वार को मोइली या मतलब मायापुर के नाम से वर्णित किया, तथा हेनस्वांग के साथ यात्रा वृत्तांत में मकरपुर का ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता। ठीक है, तो मायापुर किसको कहा था? मायापुर या मोइली, ये कहा था आपका हरिद्वार को, और उत्तराखंड को ब्रह्मपुर कहा था। ये याद रखेंगे, ब्रह्मपुर। चलिए, 16 वर्षों तक भारत में रहा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सीयू की नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी, ये पूछी जाती है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। राजा हर्षवर्धन, जिन्होंने लगभग 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया, उनकी राजधानी निम्नलिखित में से किस स्थान पर थी? पाटलिपुत्र, प्रयाग, इलाहाबाद, और ये कान्याकुब्ज, कन्नौज या उज्जैन, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, असिस्टेंट स्टोर कीपर में पूछा गया प्रश्न है 2025 में। देखिए, 5 विकल्प अब यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी में आ रहे हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उनकी जो राजधानी थी वो कन्नौज थी, कान्याकुब्ज थी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। राजा हर्षवर्धन, जिन्होंने 606 से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये इसको चीज को ध्यान रखना। और उनकी राजधानी कान्याकुब्ज मतलब कन्नौज स्थान पर थी। हर्षवर्धन ने पूर्व वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। हर्षवर्धन से पहले वर्धन वंश की जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी। हर्ष का साम्राज्य उत्तर में कश्मीर को छोड़कर शेष प्रांतों में था। याद रखेंगे, थानेश्वर से इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी कन्नौज में, जिसको कान्याकुब्ज बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, थानेश्वर या मगध? ठीक है, अभी यहाँ पे हमने बात की है इसके बारे में, तो वो थानेश्वर थी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर रखेंगे। पहले थानेश्वर थी और फिर कन्नौज ये स्थानांतरित कर दी। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा, और हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे, शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। इस चीज पे ध्यान देंगे आप। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, पूछा जा सकता है। सल्तनत काल से यहाँ पे देखेंगे। अब सल्तनत काल से जो प्रश्न बने हैं, 2 प्रश्न यहाँ पे सल्तनत काल से हैं। पहला देखेंगे कि खिज्र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? खिज्र खान जो था, तुर्की राजवंश, तुगलक राजवंश, सैयद राजवंश या लोदी राजवंश? बताइए क्या होगा? तो खिज्र खान जो थे वो सैयद राजवंश से संबंधित थे। तो अब यहाँ पे ये जो प्रश्न है वो क्या दोहरा रहा है? तो ये आपको पढ़ना है, जो प्रकृति प्रश्न की क्या कह रही है कि आपको राजवंश से संबंधित सभी चीजों को तैयार कर लेना है। जैसे तुगलक राजवंश से कौन संबंधित है, ठीक है, लोदी राजवंश से कौन संबंधित है, ठीक है, सैयद राजवंश, खिज्र खान, किसने इनकी नींव रखी, कौन है इनके संस्थापक हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा सल्तनत काल में। ठीक है, तो खिज्र खान जो है वो सैयद राजवंश है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि खिज्र खान दिल्ली का शासक था। वह सैयद वंश से संबंधित था। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश था, जिसके 4 शासक थे, जिन्होंने 1414 ईस्वी से 1451 तक शासन किया। वह तैमूरलंग का सेनापति था। किसका? तैमूरलंग का सेनापति था। भारत से वापस जाते समय तैमूर ने खिज्र खान को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था। उसने दिल्ली पर कब्जा कर 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न ये बना है सल्तनत काल से, क्या कि फिरोजशाह कोटला किला 1354 में सुल्तान फिरोजशाह तुगलक ने बनवाया था। यह किला किस नदी के तट पर बनाया गया था? ये पूछा है। देखिए यहाँ पे पूछने की प्रवृत्ति देखिए, प्रकृति देखिए कि फिरोजशाह कोटला किला किसने बनवाया, ये नहीं पूछा फिरोजशाह तुगलक ने बनवाया, बता भी दिया है क्वेश्चन में। पूछा क्या है कि किस नदी के तट पर बनाया गया था। ऐसे प्रश्न मतलब आप देख रहे हो जो क्वेश्चनों की प्रकृति है ना, वो भौगोलिक प्रवृत्ति के प्रश्न को बनाया जा रहा है। मतलब चीजों को पूछा जा रहा है कि किस नदी के किनारे स्थित है, कौन से नदी के संगम पर है, इस तरीके से ये पूछे जा रहे हैं प्रश्न। ये प्रकृति क्या है? भौगोलिक तरीके से प्रश्नों को बनाया जा रहा है। तो उस हिसाब से आपको याद करना है भौगोलिक तरीके से, क्योंकि भौगोलिक चीजों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जो प्रश्न की जो भी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, उसकी जो भौगोलिक प्रवृत्ति है उसको मत छोड़ना, प्रश्न वहीं से बनना है। ठीक है, तो किस नदी के तट पर बनाया गया फिरोजशाह कोटला किला? गोदावरी, हिंडन, गंगा, यमुना?
बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आप याद रखना यमुना के नदी के तट पर ही बनाया गया है। फिरोज शाह कोटला का किला तथा मैदान दिल्ली में तुगलक वंशीय शासक सुल्तान फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 इनका कार्यकाल रहा, ने यमुना नदी के किनारे ये बनवाया था। याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ से मुगल साम्राज्य से प्रश्न देखेंगे हम। तो सारी चीजें मैं आपको इसमें बताता चल रहा हूँ कि किस चीजों पे आप किस तरीके से आपको करनी है सारी चीजें। ठीक है, भौगोलिक प्रवृत्ति आपको जरूर पढ़नी है। अगला प्रश्न देखिए, बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। ये देखिए इस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर का साम्राज्य का शासक कौन था। वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय, रामसराय या अच्युत राय। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आप कहेंगे कृष्णदेव राय था। तो अब यहाँ पे देखिए एक चीज ये भी है कि जो बाबर ने अपनी बाबरनामा लिखी है नहीं, बाबरनामा में कृष्णदेव राय को सबसे प्रतापी शासक यहाँ पे बताया है उन्होंने विजयनगर साम्राज्य का। तो उस समय के ही ये शासक थे। जो है विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे, कृष्णदेव राय। ठीक है, बाबर के समय, बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कृष्णदेव राय था। और कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसने 1509 और 1529 तक शासन किया था और उनके शासन काल में विजयनगर साम्राज्य अपनी समृद्धि के शिखर पर था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं कि 1722 में डॉट 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 की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई। आमेर की, लखनऊ की, मालवा की, आगरा की, किसकी दी गई थी। याद बताओ, बताइए क्या होगा इसका। पैड 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि 1722 में डॉट 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 की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई। किसकी सूबेदारी दी गई, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो आप कहेंगे आगरा की सूबेदारी दी गई, ऑप्शन डी। वर्ष 1722 ईस्वी में मोहम्मद शाह ने सवाई राजा जयसिंह को आगरा का सूबेदार नियुक्त किया एवं कुछ समय बाद में उन्हें मालवा का भी सूबेदार बना दिया गया। इन्हें सवाई की पदवी फर्रुखान ने दी थी। किसने दी थी, फर्रुखान ने। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजा की ऊंचाई कितनी है। जो लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजा उसकी ऊंचाई 90 फीट, 90 मीटर, 60 मीटर या 60 फीट। देखिए प्रश्न ये नहीं पूछ रहा है कि रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है, नहीं, ये कह रहा, ये खुद ही बता रहा है कि जो लखनऊ में स्थित है रूमी दरवाजा उसकी पूछ रहे हैं भाई साहब ऊंचाई। तो इस तरीके के प्रश्न बनने हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आपको चीजों को तैयार करना है। तो इसका राइट आंसर होगा 60 फीट। याद रखेंगे लखनऊ में स्थित बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा के बीच निर्मित है रूमी दरवाजा को तुर्की गेट भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 60 फीट है। इसे अवध के नवाब आसफ उद्दौला ने वर्ष 1784 में बनवाया था। आसफ उद्दौला ने। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कि अकबरनामा डॉट 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 खंड अकबर के प्रशासन के घर, सेना, राजस्व और उनके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आईन अकबरी के नाम से जाना जाता है। पहला, दूसरा, चौथा या तीसरा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ये है तीसरा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो देखिए ये जो प्रश्न है दोस्तों ये रिपीट हुआ है और ये रिपीट कहाँ हुआ है मैं आपको बता दूं। जो अभी जो परीक्षा हुई थी आपकी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा, ठीक है, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई थी, तो उसमें यही पूछा था कि तीसरा जो खंड है वो कौन सा है, आईने अकबरी। ठीक है, थोड़ा घुमा फिरा के प्रश्न पूछा था, तो इसका उल्टा था बिल्कुल ठीक विपरीत। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आईने अकबरी के नाम से उसे जाना जाता है, तो वो तीसरा खंड है, याद रखेंगे, जिसमें प्रशासन, घर, सेना और राजस्व और उसके साम्राज्य से संबंधित भूगोल के बारे में देखिए, भूगोल पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, याद रखेंगे अकबर का तीसरा खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। और आईने अकबरी, ठीक है, अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। यह भारत में रहने वाले लोगों की परंपराओं और संस्कृति के बारे में समृद्ध विवरण भी प्रस्तुत करता है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे कि मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था। खानवा, चौसा, चंदेरी या मालवा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। खानवा। ठीक है, ऑप्शन ए, खानवा का जो युद्ध था, खानवा 1527 में राणा सांगा और जो है आपका बाबर के बीच लड़ा गया था। याद रखेंगे इस चीज को। पानी पिया, खाना खाया, चल दिया घर को, ये बाबर के युद्ध है। इस तरीके से ट्रिक है, आप जब डिटेल से पढ़ोगे चीजों को तो हो जाएंगी। चलिए अब मराठा से जो प्रश्न पूछे हैं उनको देखेंगे यहाँ पे। तो मराठा से लगभग जो प्रश्न पूछे गए हैं
3 प्रश्न यहाँ से मराठा से पूछे गए हैं। वो कैसे कैसे कि निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था? बालाजी बाजीराव, माधवराव प्रथम या रघुनाथ राव या बालाजी द्वितीय? कौन था बताइए इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन ए बालाजी बाजीराव था। ठीक है, याद रखेंगे। व्याख्या को यहाँ पे देखिएगा कि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया। ये एक पहली बात तो ये ध्यान रखना। ठीक है, यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली की अफगान सेना के बीच हुआ। किस किसके? मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। इस समय मराठा साम्राज्य के पेशवा बालाजी बाजीराव, नाना साहब पेशवा जिसको कहते थे, वो थे। और जबकि युद्ध में नेतृत्व सदाशिवराव भाव कर रहे थे। इस युद्ध में मराठा साम्राज्य की हार हुई थी। इस युद्ध में हारने के बाद बालाजी बाजीराव को बहुत बड़ा धक्का लगा और उनकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंची तथा युद्ध के कुछ महीने बाद बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिवाजी की मृत्यु देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों में के एक परिवार के पास थे, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? तो एक तो ये चित्पावन ब्राह्मण जो है ये थे शिवाजी की मृत्यु के बाद प्रभावी शक्ति थी। एक तो ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। और ये कौन सा शहर था मराठा साम्राज्य की राजधानी बना? सतारा, नागपुर, नासिक या जो आपका पूना पुणे? तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये पूना, जो पूना पुणे था यही था। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये आप ध्यान रखेंगे। भौगोलिक तरीके से प्रश्न की प्रवृत्ति यहाँ पे बन रही है पैट एग्जाम में। तो जितने भी प्रश्न हैं वो भौगोलिक रूप में प्रश्न बन रहे हैं। आप ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, भौगोलिक प्रवृत्ति जो है प्रश्न की उसको मत छोड़ना आप। ठीक है, चलिए। 1713 ईस्वी में छत्रपति साहू ने कोंकण क्षेत्र के चित्पावन ब्राह्मण बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा घोषित किया। इससे मराठा साम्राज्य का पेशवा युग प्रारंभ हुआ। इस काल के दौरान पुणे पूना मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई। ध्यातव्य है कि शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई तथा इनकी राजधानी रायगढ़ थी। चलिए, अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों से संबंध मिलान करें। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ या भोसले? बताइए, इसका मिलान करिएगा सही सही। तो सिंधिया का जो संबंधित क्षेत्र है वो है आपका उज्जैन। ठीक है, होलकर का इंदौर है, गायकवाड़ का बड़ौदा है और भोसले का नागपुर है। ठीक, इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है वो देख लीजिएगा आप क्या होगा इनमें से। ऑप्शन 4 है आपके सामने है, तो विकल्प डी होगा। ठीक है, विकल्प डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से देखेंगे जो ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जो प्रश्न बने हैं उन सभी को हम यहाँ पे देख लेंगे। लगभग 3 प्रश्न यहाँ से बने हैं, इनको भी देखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न क्या है इसमें दोस्तों? 1856 में लॉर्ड डलहौजी के अधीन अवध पर कब्जा करने के फलस्वरूप 5 विकल्प हैं। देखिए इस तरीके से पूछ रहे हैं। अब ये ट्रिपल एस सी इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का विघटन हुआ, वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर हुआ, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1857 का विद्रोह हुआ, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए 31 का राइट आंसर क्या होगा? तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1857 का विद्रोह हुआ। ठीक है, याद रखेंगे। 1856 में लॉर्ड डलहौजी के अधीन अवध पर जो कब्जा करने के फलस्वरूप क्या हुआ? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1857 का विद्रोह हुआ। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, रिचर्ड वेलिजबली, वॉरेन हेस्टिंग या जोनाथन डंकन? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज है, रिचर्ड वेलिजबली, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है इसको देख लेते हैं और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का कि 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था? सतारा, अवध, कन्नौज या झांसी? बताइए किस राज्य का? इसका राइट आंसर होगा अवध, ऑप्शन सी। ठीक है, तो 1851 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया। अंततः 7 फरवरी 1856 को लॉर्ड डलहौजी ने कथित आंतरिक कुशासन के आधार पर वाजिद अली शाह को पदच्युत करने का आदेश दिया। यह डलहौजी के
व्यापक सिद्धांत, ठीक है, के अनुरूप था, जिसके अनुसार कुशासन की स्थिति में अंग्रेजों को राज्य पर कब्जा करने की अनुमति थी। फरवरी 1856 में अवध साम्राज्य पर अंग्रेजों द्वारा औपचारिक रूप से कब्जा कर लिया गया। ठीक है, तो ये थी दोस्तों वीडियो, यहाँ पे अंतिम प्रहार है ये हमारी तरफ से, और पूरा हमने जो हाइलाइट्स हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग की 2023 से 25 तक जो प्रश्न बने हैं, यहाँ पे पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पे देखा, और किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो हमने सारी चीजें डिस्कस की। भौगोलिक प्रवृत्ति प्रश्नों की ज्यादातर बन रही है, तो अच्छे से भौगोलिक प्रवृत्ति को ना छेड़ें, मतलब छोड़ें उसमें तैयारी करते समय, उसमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपको। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में दोस्तों। इसी तरीके से हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था, संविधान, सामान्य विज्ञान, सबकी यहाँ पे अंतिम प्रहार वाली वीडियो आएंगे, डेली एक वीडियो आएगी दोस्तों एग्जाम तक, और सभी चीजों को हम अच्छे से कर लेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं, और अब तैयारी आप करते रहिएगा, बहुत ही कम समय बचा है, प्रैक्टिस सेट लगाइएगा जरूर, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा।